सभी लोगों को नमस्कार और मैं आपका अमित त्रिपाठी वाव फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एटी की साइंस में। और आज हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक बहुत ही आसान चैप्टर है और इससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th के लिए है, आईसीएसई बोर्ड के लिए बच्चों के लिए है और अदर टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और इसका नोटिफिकेशन भी जरूर डाल दीजिएगा ताकि आपको इसके बाद जो और वीडियोस आ रहे हैं उनमें लगातार आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन, ताकि आप अपने आप को अपडेट कर पाए हमारे साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री बेसिकली एक टॉपिक है क्लास 10th में। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोगों को स्टडी क्या करना है, द क्वांटिटी of heat transferred, quantity of heat transferred from one body to another। हम दो बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर को स्टडी करेंगे और इस स्टडी में बेसिकली हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर, एक टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर बेसिकली है क्या कि इसको हम लोग जो बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि द डिग्री मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज द टेम्परेचर। मीन्स ये एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बताता है कि कोई भी बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। तो इसके मेजरमेंट के लिए तो कह सकते हैं द डिग्री मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस और कोल्डनेस की मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर में बेसिकली और भी क्या होता है, इसी की तरह एक दूसरा टर्म होता है हीट। तो हीट क्या है, अ ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, a transient energy which travels or transferred from one body to another because of temperature difference। टेम्परेचर डिफरेंस इट मीन्स हीट एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांजिट मीन्स ट्रेवल करती है। और वो क्यों ट्रेवल करती है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। वजह क्या है, सबसे ट्रांजिएंट क्यों बोला गया, मीन्स ट्रांजिएंट इसको इसलिए बोला गया कि हीट जब बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल हो रही होती है उसी टाइम इसको हम हीट बोलते हैं। यानी ट्रेवलिंग कंडीशन में ही ये हीट है। अगर ये बॉडी, मीनिंग क्या है कि एक बॉडी है हमारे पास जिसका टेम्परेचर लेवल है T1
और दूसरी बॉडी है जो हम कांटेक्ट में लेकर के आए हैं, उसका है टेम्परेचर T2। ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, कंडीशन क्या होगी, जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे तो यही टेम्परेचर इस बॉडी A से बॉडी B में ट्रांसफर होगा। जब ये ट्रांसफर हो रहा होगा उस टाइम इसको बोल देते हैं हम हीट। तो ये हीट क्या है तो टेम्परेचर जैसा ही, लेकिन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा होता है तो इसको बोल दिया जाता है हीट। और जब ये ट्रांसफर होने के बाद बॉडी में सेटल हो जाता है तो बन जाता है टेम्परेचर। तो बेसिकली है क्या, द एवरेज mechanical energy, the average mechanical energy of the molecules present in the body at any instant is temperature। तब इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। एंड when the temperature transfers from one body to another, is termed as हीट। तो हीट क्या हुआ, बेसिकली है तो एनर्जी ही, लेकिन वो कैसी है, द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अब ये कंडीशन ये हुई। अब यहां पर हम बात करेंगे कि यहां पर हीट के इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात आती है इनकी यूनिट की। तो यूनिट में अगर हम बात करें, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। अच्छा, तो कैलोरीमेट्री क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। सो स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज कैलोरीमेट्री। और इसमें हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं, टेम्परेचर और हीट। टेम्परेचर बेसिकली क्या है, द डिग्री मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और हीट क्या है, एक ट्रांजिएंट एनर्जी है विच ट्रेवल्स और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब क्या है कि अगर दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर लेवल पर होंगे तो हाई टेम्परेचर लेवल बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में एवरेज मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है, और इसी एवरेज मैकेनिकल एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। और जब ये ट्रेवल करती है यानी ट्रांसफर हो रही होती है उस टाइम ये हीट है, और जब ये दोनों बॉडीज में सेटल हो जाती है तब बोलेंगे इसको टेम्परेचर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेटल्ड एनर्जी इन द बॉडी, सेटल्ड एनर्जी इन बॉडी, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। और ट्रांसफरिंग बॉडी, ट्रांसफरिंग एनर्जी, जब यही एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी तब बोल देंगे इसको हीट। अब हम बात करते हैं हीट के यूनिट्स वगैरह की। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए,
तो अब होता क्या है कि अगर आपने बॉडी के टेम्परेचर को देखा तो पहले जमाने में जब एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो इसका वैल्यू ही कुछ नहीं कंफर्म हुआ था कि हीट एनर्जी है कि क्या है, कोई मटेरियल तो नहीं है। पहले तो इसको मटेरियल ही कॉन्सेप्ट आया था, बाद में धीरे धीरे इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आई, मेजरमेंट भी आया, अब यूनिट भी आ गया। तो इसकी हम बात करते हैं हीट की। हीट का यूनिट हमारे पास है कैलोरी। कैलोरी क्या है? कैलोरी इसका बेसिक यूनिट है हीट का, और 1 कैलोरी को हम डिफाइन कर सकते हैं द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट to raise temperature of 1 gram water from 14.5 degrees centigrade to 15.5 degrees centigrade is 1 कैलोरी। तो इसको हम लोग 1 कैलोरी बोल देते हैं। इसी की तरह इसका एक किलो कैलोरी भी यूनिट होता है। तो जब हमारे पास मेडिकल फील्ड में हमसे बताया जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी या एक हेल्दी पर्सन के अंदर कम से कम पूरी डाइट में 2000 कैलोरी कंटेंट होना चाहिए, इसका मीनिंग ये है कि उस टाइम को 2000 या 750, 300, 500 जो बोलते हैं कैलोरी, तो मेडिकल की लाइन में जो कैलोरी यूज होता है वो इसका मीनिंग होता है किलो कैलोरी। यानी हम लोगों को जो इंसान के लिए कंज्यूम्ड कैलोरी की बात करते हैं वो किलो कैलोरी में होना चाहिए। लेकिन कैलोरी बेसिकली कौन सी यूनिट है? हीट की यूनिट है। और कैसी है? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। ध्यान रखिएगा, 1 मार्क से क्वेश्चन में, ऑप्शनल का या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसा मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कैलोरी हीट का सीजीएस यूनिट है। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कौन सा मटेरियल एज ए स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया? तो मटेरियल डिसाइड किया गया वाटर फॉर द डेफिनेशन फॉर डिफाइनिंग द कैलोरी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाट मटेरियल इज डिसाइडेड टू व्हाट मटेरियल इज कंसीडर्ड टू डिसाइड द डेफिनेशन ऑफ कैलोरी। तो आंसर है वाटर। हाउ मच टेम्परेचर रेंज इज डिसाइडेड? 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। और फिर दूसरा यूनिट है 1 जूल। जूल इज, ये तो बेसिक बात है कि हीट कैसी है तो एनर्जी ही, ट्रांजिएंट हो या कोई और फॉर्म हो, है तो एनर्जी ही। तो हीट एनर्जी का सारा की सारी एनर्जीज का एक कॉमन यूनिट होता है जूल। सो जूल इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ हीट। अब इनके बीच में एक रिलेशन डिसाइड किया गया कि 1 कैलोरी is equal to 4.2 joule, 4.2 और 4.18 जूल। एक कैलोरी में हमारे 4.2 जूल्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास यूनिट्स हो गए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट। हीट के इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है? पहली चीज टेम्परेचर, कैन बी चेंज्ड
टेम्परेचर चेंज हो सकता है। सेकेंड, स्टेट कैन बी चेंज, स्टेट कैन बी चेंज्ड। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, एंड expansion can take place, expansion can take place। ये तीन इफेक्ट हमको मिल सकते हैं। बॉडी के साइज में चेंज आ सकता है, बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, बॉडी की स्टेट में चेंज आ सकता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर में चेंज की बात करेंगे। तो टेम्परेचर में चेंज की बात करेंगे तो आएगा टॉपिक हमारे पास स्पेसिफिक हीट। बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की। तो स्पेसिफिक हीट के लिए क्या कंडीशन है? टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करना है हमें। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम मान लीजिए एक बाउल में हम लेते हैं टेम्परेचर किसी मटेरियल को, तो उस टाइम पर अगर वो मटेरियल बहुत थोड़ी क्वांटिटी का है तो उसका टेम्परेचर का चेंज करना बहुत आसान होता है। बहुत कम हीट देने के बाद ही हम उसके टेम्परेचर में चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर वही एक बड़े से वेसल में भर करके रख दिया जाए कोई मटेरियल, तो उसके टेम्परेचर में चेंज करने में हीट की क्वांटिटी ज्यादा खर्च होती है। इसी बात को बेस बनाकर यहाँ पर देखा गया कि experimentally it is observed that the required amount of heat to raise temperature of body depends body, the first one, directly proportional to mass of body, mass of material। यानी जो भी बॉडी लिया गया है उसमें कितना मटेरियल प्रेजेंट है, या मास ऑफ बॉडी की भी बात कर सकते हैं, बॉडी और मटेरियल। इट मीन्स ग्रेटर विल बी द मास ऑफ बॉडी, देन ग्रेटर विल बी द हीट रिक्वायर्ड। दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। एंड द सेकेंड कंडीशन, directly proportional to temperature difference। टेम्परेचर डिफरेंस कितना? मान लीजिए आप एक बार लेते हैं किसी बॉडी का टेम्परेचर है, ये मान लीजिए बॉडी है ए, जिसका पहले टेम्परेचर था 3 डिग्री सेल्सियस,
आप इसको लेकर जा रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस में, और सेकेंड केस में आप क्या करना चाहते हैं कि अभी इस बॉडी का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस और आप इसको लेकर जाना चाहते हैं 23 डिग्री सेल्सियस में। तो सीधी सी बात है, यहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, यहां पर ज्यादा है। कैसे मालूम करेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस होता है डेल्टा टी, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? 15 माइनस 3 इक्वल 12 डिग्री सेल्सियस। और सेकेंड केस में डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 23 माइनस 3 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा है। टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा होगा तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत कैसी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मींस Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये आ गया सेकेंड केस। अब ये जो दोनों रिलेशंस बनकर हमारे पास आए हैं, दो इक्वेशंस बन के आई या दो हमारे पास कंडीशंस बनकर आई, इन दोनों को एक साथ असेंबल कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे और हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये बात समझ में आ रही, इसका मीनिंग ये है कि अगर बॉडी का मटेरियल कम तो बॉडी को हीट की कम जरूरत पड़ेगी एक डेफिनेट टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए। लेकिन अगर बॉडी का मटेरियल ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही अगर मास फिक्स रखा जाए, उसके टेम्परेचर डिफरेंस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको हीट की क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर टेम्परेचर गैप को कम करना चाहते हैं तो फिर हीट की रिक्वायरमेंट कम होगी। इन दोनों रिलेशन को हमने कंबाइन करना है और एक फॉर्मूला बनकर तैयार होगा, एक एक्सप्रेशन तैयार होगा। इसको मैं रब करता हूं। हमारे पास दो रिलेशंस थे, Q proportional to M, first one, and the second one Q proportional to delta T, second one, जहां पर M था मास, डेल्टा T था टेम्परेचर। सो कंबाइनिंग रिलेशंस 1 एंड 2, इन दोनों रिलेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे, हमारे पास रिलेशन बनेगा Q प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T। यहां से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज C M डेल्टा T। ये फॉर्मूला आ गया हीट की रिक्वायरमेंट के लिए। और ये C जो है, इस बात करेंगे C की, तो ये C है क्या? इसका नाम रखा गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम इसकी बातों C अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? Q बाई M इंटू डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है और ये हीट रिक्वायर्ड है, M मास है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड है। सो इस फॉर्मूले में कौन क्या है आइए देखते हैं। वेयर Q क्या है? हीट रिक्वायर्ड, M क्या है? मास ऑफ बॉडी और मटेरियल, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, एंड C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
चलो बात आते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन मुद्दा ये आता है कि स्पेसिफिक हीट से हम मतलब क्या समझे, हमें क्या समझ में आना चाहिए, हमारे दिमाग में कौन सा पिक्चर होना चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। तो सबसे पहली चीज अगर बात आती है स्पेसिफिक का मीनिंग, स्पेसिफिक का मतलब डिजाइन्ड फॉर पर्टिकुलर मतलब कुछ खास चीज के लिए डिजाइन किया होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। फिर बात करते हैं हीट की। हीट का मीनिंग है एनर्जी, और कैपेसिटी का मतलब होता है कंटेनमेंट। इसका मीनिंग ये है कि कुछ खास रेंज तक एनर्जी को कंटेन करने की स्ट्रेंथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक में हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक यानी स्पेशली डिजाइंड यानी डिजाइन फॉर द पर्टिकुलर को हमने यहां पर ले लिया 1, तो ये बन गया स्पेसिफिक हीट। 1 क्या है, 1 ग्राम, 1 ग्राम यहां पर पर्टिकुलर ले लिया, तो ये हम कह सकते हैं। अब चलो अगर ले लिया, बड़ी खुशी की बात, तो हम लोग यहां पर C को डिफाइन करेंगे। C क्या है भाई, Q बाई M इंटू डेल्टा टी। फॉर्मूले से अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं इफ M इक्वल 1 ग्राम, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर में डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस, देन तब हमारे पास इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, C इक्वल Q बाई 1 इंटू 1, दैट इज C इज इक्वल टू Q। ये आ गया कंडीशन। इट मीन्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन फिर से सुनेंगे बहुत ध्यान से। The specific heat capacity is required amount of heat to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट रिक्वायर्ड है, उतनी हीट की रिक्वायरमेंट है जो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दे। बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, तो इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ गई भाई सभी को? तो आइए देखते हैं इसके आगे। जहां पर भी ये बात समझ में ना आए आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। 10th के एग्जाम भी पास में है, तो ज्यादा बकवास कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। तो देखते हैं, तो C हमारे पास क्या होगा, C बेसिकली है द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट to raise temperature of unit mass substance by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमारे पास, या रेज करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोल देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इट डिटरमाइंस, क्या बताता है भाई ये, इट डिटरमाइंस फर्स्ट पर यूनिट क्वांटिटी
per unit quantity of matter can hold what quantity of heat? What क्वांटिटी ऑफ हीट? पहली चीज तो ये बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या बताता है कि कोई भी मटेरियल होगा उसकी 1 ग्राम या पर यूनिट क्वांटिटी में कितना हीट स्टोर हो सकता है। सेकेंड, अप टू व्हाट टाइम, अप टू व्हाट टाइम interval the heat content can be hold, यानी कितनी देर तक ये हीट रोकी जा सकती है वो भी ये बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये 2 टर्म हैं, इन पर बेस्ड हमारे पास ढेर सारे एप्लीकेशंस आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। डेफिनेट सी बात है इसके, मतलब डेफिनेटली न्यूमेरिकल तो आते ही हैं, एप्लीकेशंस भी आते हैं। तो जिस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितना ज्यादा होगा, इसका मीनिंग ये है वो उतनी ज्यादा पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ दैट मटेरियल कैन होल्ड मोर क्वांटिटी ऑफ हीट एंड अप टू मोर टाइम इंटरवल, ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम डिफरेंस तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों क्वांटिटीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में कौन बताता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बताता है? कितनी देर तक और कितना ढेर सारा हीट स्टोर हो सकता है, होल्ड हो सकता है, रोका जा सकता है, कंटेंट तैयार किया जा सकता है। रब करते हैं और इसके बाद बात करते हैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की। अब इनमें जो हमारे आसपास चीजें हैं उनमें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होती है और बहुत हाई होती है, इसीलिए ज्यादातर चीजें वाटर से ही डिसाइड होती हैं। चलिए कैसे डिसाइड होती हैं, ठीक है? तो conceptual or reasoning based questions पहला क्वेश्चन, जब भी हम कोई डिश तैयार करते हैं तो जो स्पाइसेस होते हैं उनमें कभी हम जनरली पानी डाल करके ही उनको टेम्परेचर को या पकाया जाता है, ठीक है? तो ऑल द डिशेस आर जनरली prepared इन वाटर के अलावा मिलाते कुछ भी है, दही मिला देते हैं, मट्ठा मिला देते हैं और शुगर मिला देते हैं, कभी कभी ढेर सारे सॉसेस मिला देते हैं, लेकिन उनमें सब में वाटर कंटेंट होना जरूरी है। तो किसी चीज को पकाने के लिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो लिखेंगे इसका एग्जांपल एज, आंसर इसका होगा एज द स्पेसिफिक heat capacity of water is so high that's why it is more appropriate
appropriate to cook the things, to cook the components properly कुक करने के लिए हीट कंटेंटमेंट ज्यादा होना चाहिए, जो कि ये वाटर प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है। सेकेंड, ऐसे ही हम बात करें अगर इन फर्मेंटेशन बॉटल वाटर इज यूज्ड, वाटर ही क्यों यूज करते हैं भाई? सीधी सी बात है, हर व्यक्ति अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग चीजें इस्तेमाल करता है। फर्मेंटेशन ये सिकाई की बोतल, एक रबर की बोतल आती है, उसमें वाटर फिल कर दिया जाता है और जहां पर चोट वोट लगी हो, कहीं मार पिटाई कुटाई हुई हो, तो वहां पर सिकाई के लिए काम कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन बॉटल के अंदर हम लोग वाटर ही क्यों यूज करते हैं? अपने स्ट्रेस के अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग चीजें बदल क्यों नहीं लेते हैं? कभी मूड आया चाय भर ली, कभी कॉफी भर ली, अच्छा लगा कोल्ड ड्रिंक भर लिया, कभी कुछ और भर लिया, तो बाकी चीजें क्यों नहीं भरते? वाटर ही क्यों भरते हैं? सबसे पहली चीज भरने की वजह क्या है? स्टेटस नहीं है। स्टेटस के अकॉर्डिंग आप अगर जाएंगे तो भी चीजें हमें जो बेनिफिट हमें चाहिए वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? वाटर इसलिए फिल किया था कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, ज्यादा देर तक हीट को होल्ड कर सकता है और ज्यादा क्वांटिटी में हीट को स्टोर कर सकता है या होल्ड कर सकता है, जो कि फर्मेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, तो लिखेंगे एज, फिर से वही कंडीशन, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of water is so high, as specific heat capacity of water is so high, so high it can hold more quantity of heat up to longer time, as per the requirement। इस कंडीशन में जो रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट, दैट्स वाई वाटर इज यूज्ड। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात आती है, ये तो हो गए भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा हो कि टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से या कभी से, हमें बस ध्यान देना है कि जो भी हमारा कंडीशन बता रहा है उसमें वाटर की स्टेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर स्टेट में चेंज आ रहा है तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। और अगर स्टेट जो भी काम, जैसे बोला जा रहा है कि जब भी कोई डिश बनाई जाती है उसमें वाटर क्यों यूज किया जाता है, फर्मेंटेशन बॉटल में भी वाटर क्यों यूज किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अच्छा कूलेंट, व्हाई द वाटर इज यूज्ड एज द कूलेंट। थर्ड एप्लीकेशन, why the water is used as the effective coolant। अब इफेक्टिव कूलेंट क्यों है भाई? सीधी सी बात है, कम वाटर अगर फिल किया जाए तो वो वाटर कम से कम क्वांटिटी वाटर की
ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकती है और बहुत देर तक एब्जॉर्ब कर सकती है, अपने अंदर होल्ड कर सकती है, हीट को जाने नहीं देगी। तो इसका मीनिंग ये कि अगर वाटर यूज किया जाए तो ज्यादा ज्यादा हीट कलेक्ट हो सकती है, इसीलिए उसको हम लोग इफेक्टिव कूलेंट की तरह यूज करते हैं। पहले रेडिएटर वगैरह चलते तो वहां पर वाटर, आज भी कई जगह वाटर यूज किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पर फायर एक्सटिंग्विशर में या कूलेंट की प्लेस पर CO2 गैस यूज कर ली जाती है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है। रब करते हैं इसको। अब आप थोड़े से न्यूमेरिकल पर बेस्ड है कहानियां। ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में। सॉरी, बात आती है न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल से पहले एक टर्म और है हमारे पास, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यहां पर क्या है कि जो भी बॉडी होगी, बॉडी का कोई भी मास हो, हम बस उस पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो जो भी हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम बोल देते हैं हीट कैपेसिटी। तो द हीट रिक्वायर्ड to change the temperature of body by 1 degree Celsius is heat capacity. Heat कैपेसिटी उसको हम बोल देंगे हीट कैपेसिटी। और कैसे डिसाइड करेंगे, हमें मालूम है कि 1 ग्राम बॉडी होगी, 1 ग्राम बॉडी का मास है, तो क्यू कितना चाहिए, जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर बॉडी का मास खुद m हो तब कितना, तो 1 ग्राम बॉडी टू चेंज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, हीट रिक्वायर्ड कितना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर। देन m मास बॉडी टू चेंज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, हीट रिक्वायर्ड कितना हीट जरूरत पड़ेगी, डेफिनेट सी बात है m इंटू सी, और इसी क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, हीट कैपेसिटी। ये हो गई हमारे पास हीट कैपेसिटी, और सिंबलाइज किया जाता है इसको कैपिटल C से, और ये है जो स्मॉल c, तो कैपिटल C इज इक्वल टू m इंटू C। और कोशिश करें कि इसको डैश कर दें तो थोड़ा सिंबल डिफरेंट हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू m इंटू C, m इंटू C। तो रिक्वायर्ड हीट कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू C डैश डेल्टा T। C डैश डेल्टा T में C डैश क्या है, हीट कैपेसिटी, वो था स्पेसिफिक मतलब यूनिट क्वांटिटी के लिए, और ये है होल क्वांटिटी बॉडी के लिए। बात समझ में आ गई। आइए चलते हैं अब न्यूमेरिकल के लिए। तो न्यूमेरिकल में करते समय इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और कांस्टेंट्स भी आते हैं। कांस्टेंट पर ध्यान रखेंगे कि न्यूमेरिकल करते समय सारे के सारे कांस्टेंट एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको बोल दिया
कि हमारे पास 10 ग्राम वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इक्वल 2100 210 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। क्वेश्चन इज हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच heat required from 14 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन हमें वाटर के पास, हमारे पास टेम्परेचर है, वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेते हैं 210, या हम कह सकते हैं 1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर इतना है तो हम क्या करेंगे कि हमें पूछा गया कि हीट कितनी रिक्वायर्ड है, तो हीट रिक्वायर्ड है, इट मीन्स क्या क्या गिवन है, m 10 ग्राम, c 1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है, पहले कितना टेम्परेचर था इसका 14 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से हम लोग डेल्टा टी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज 60 माइनस 14, सो हाउ मच 46 डिग्री सेल्सियस। अब हमें हीट चाहिए, तो हीट रिक्वायर्ड, में Q इक्वल C M डेल्टा T, फॉर्मूला लगाएंगे। C कितना हमें गिवन है 1, M कितना है 10, डेल्टा T कितना 46 इज इक्वल टू 460। आंसर किसमें, जूल में हीट है, तो 460 जूल हीट इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गई? ये आ गया हीट का रिक्वायरमेंट। अगर ऐसे ही हमने वाटर की कंडीशन यहां पर दिया गया है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो कैलोरीमेट्री है, कैलोरीमेट्री में भी तो हमने सिर्फ टेम्परेचर की बात की, कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। ये बताता है, एक टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में ये कहता है इफ द हीट रेडिएशन and other disintegrating factors, या कहें other factors are avoided, then heat given is equal to heat received। यह है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मीन्स अगर दो बॉडीज हैं ए, और ये क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट में हीट को ट्रांसफर करता है या रिलीज कर रहा है, और ये दूसरी बॉडी बी है, तो बी को उतनी ही हीट रिसीव होगी जितनी की दी जाए। अगर हीट के अदर फैक्टर्स, यानी हीट को वेस्ट करने वाले अदर फैक्टर्स एब्सेंट कंसीडर कर लिए जाए, तो ये हो जाएगा Q, हाउ मच एनर्जी गिवन, Q रिसीव्ड,
Q. So heat given is equal to heat received. ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है. इस पर बेस्ड हम और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं. तो एक हम जनरल कॉन्सेप्ट करते हैं जिस पर से वैल्यूज रख करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि वो कॉमन क्वेश्चंस है क्या. यहाँ पर भी कॉमन क्वेश्चन आता है मिक्सचर के लिए. मिक्सचर में हमारे पास कंडीशन ये है कि हमने मान लीजिए कि एक वेसल लिया और इस वेसल के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ था. कितना? M1 मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 इज पोर्ड और इसका टेम्परेचर कितना था? T1. इसको एक दूसरे वेसल में डाल दिया गया जहां पर ये ऑलरेडी यहां पर पहले से M2 मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 एट टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस में प्रेजेंट था. इन दोनों को मिक्स किया गया. मिक्स करने के बाद मिक्सचर attains a stable temperature. यहां पर मिक्सचर, सीधी सी बात है, जैसे सर्दियों में हम लोग देखा होगा जब आपका नहाने का मन नहीं होता, आप 10-10 दिन नहाते नहीं, और जब कभी धूप निकली तब नहाते हैं सर्दियों के मौसम में. तो उस टाइम हमने देखा होगा कि जब गर्म पानी को ठंडे पानी में मिलाएं या ठंडे पानी को गर्म पानी में मिलाएं तो जो मिक्सचर बनकर तैयार होता है उस मिक्सचर का टेम्परेचर गर्म पानी से कम और ठंडे पानी से ज्यादा होता है. वो जो टेम्परेचर डिसाइड मिक्सचर का तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं मिक्सचर का टेम्परेचर. और दैट मिक्सचर अटेन्स अ स्टेबल टेम्परेचर. एक फिक्स्ड टेम्परेचर डिसाइड करता है. हमने मान लिया कि वो जो टेम्परेचर डिसाइड करता है वो है T. तो इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी ये पानी गर्म है और ये पानी ठंडा है, या ये शरबत, ये मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है गर्म, तो ये कम ठंडा और ये ज्यादा ठंडा और ये कम ठंडा लिक्विड है, मिक्सचर है, ड्रिंक्स है, कुछ भी मान लीजिए, बस मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद दोनों का टेम्परेचर हो गया T. ऐसी कंडीशन में हीट गिवन बाय हॉट बॉडी. अब हॉट बॉडी बोले या मटेरियल बोले मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल, कैन बी कंसीडर्ड एज Q1 इज इक्वल टू M1 C1 और डेल्टा T अब लिखेंगे तो हीट गिवन वाले के लिए ये टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा. ओवरऑल इसके लिए हम ले लेंगे T1 माइनस T. ध्यान रखेंगे इस जगह पर मिक्सचर और मटेरियल से कंपेयर किया जाता है. हमेशा ग्रेटर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर रखा जाता है. तो Q1 इज इक्वल टू M1 C1 इंटू डेल्टा T की प्लेस पर T1 माइनस T2 T. और हीट रिसीव्ड बाय कोल्ड बॉडी या लो टेम्परेचर बॉडी भी कह सकते हैं. कितना हीट लेगा? Q2. कैसे लेगा? M2 C2 और यहां पर T2 T से छोटा होगा तो यहां पर लिखेंगे T माइनस T2. ये हो गया. अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल of calorimetry, heat given equal heat received. It means Q1 is equal to Q2. Q1 M1 C1 in terms T1 minus T, M2 C2 T minus
T2। यहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो भी न्यूमेरिकल में एब्सेंट हो। तो अगर यहां से निकालना चाहे हाउ मच टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी डिक्लेयर, डिसाइडेड, स्टेबल, अचीव्ड, व्हाटएवर, तो यहां से क्या करेंगे, कंपेयर कर ले M1 C1 T1 माइनस M1 C1 T ओनली, M2 C2 T माइनस M2 C2 T2। इसको ये ट्रांसफर कर लीजिए, सो M1 C1 T1 प्लस ये टर्म ट्रांसफर करेंगे M2 C2 T2 इक्वल M2 C2 T माइनस M1 C1 T। दोनों से T कॉमन ले लीजिए, T कॉमन लिया तो बचा हमारे पास M2 C2 माइनस M1 C1 इज इक्वल टू M1 C1 T1 plus M2 C2 T2. So the final temperature T is equal to M1 C1 T1 plus M2 C2 T2 whole divided by M2 C2 minus M1 C1। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है मिक्सचर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहली चीज, आप इस तरीके से इक्वेशन बना लीजिए और कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग यहां तक आप ले जाइए, जो भी रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इस फाइनल एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए, यहां पर मैंने कंडीशन ही बता दी है, वो कंडीशन दिमाग में बैठा लीजिए, आप यहां पर वैल्यू प्लेस कीजिए, सीधे आंसर मिलेगा और ये आपके टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आराम से 100%। ये रहा आज का। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे स्टेट मैटर के स्टेट में चेंज करने के लिए। तो वहां पर बेस्ड ढेर सारे एप्लीकेशन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। नेक्स्ट डे ही आ रहा है आपके पास बहुत जल्दी, तो आप एग्जाम के बेसिस पर अगर इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। और 10 मार्क्स के मार्जिन में मार्जिन आपका कैलोरीमेट्री का 10 मार्क्स है, ध्यान रखेंगे 10 मार्क्स इसका मार्जिन है एग्जाम में। सो प्रिपेयर वेल टू हैव गुड स्कोर इन द फिजिक्स पेपर। बाय बाय। तो ये आपका है चैनल, आपका अपना ही है, जिस चैनल का नाम है एटी की साइंस, और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, वाव फिजिक्स। क्या डिस्कस करते हैं, वाव फिजिक्स। So let's call a later day. Up to that time, keep in touch with the study and have smile also. Bye.